लेट्स स्टार्ट विद इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, राइट। ये एक ऐसा केस है जहां पे भारत सरकार के द्वारा ये माना जाता है कि ये वो भारत का ऐतिहासिक केस है जिसकी वजह से भारत में लगी हुई एकमात्र बार जो इमरजेंसी लगी है वो इसी केस की वजह से लगी है। यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी भारत के अंदर लगी थी वो एक्चुअली इसी केस की वजह से लगी थी। यही केस था जो फाइनली लेड इनटू द नेशनल इमरजेंसी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। ठीक है, शुरुआत कहां से हो रही है इसको एक स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, और इस केस को पूरी तरीके से आज अपने माइंड में बिठाना ताकि आगे के लिए चीजें क्लियरिटी के साथ हो। मैं थोड़ा सा टाइम लाइन के साथ बात करूंगी यहाँ पे। सबसे पहले ये केस की शुरुआत होती है 1971 के। अच्छा, इस पूरे केस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट किरदार हैं जिन किरदारों की वजह से भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भूचाल आ गया, या कई लोगों के वजूद पे सवाल उठ गए, कई लोगों को खरीदने की और कई लोगों के जजमेंट को चेंज करने की कोशिश की। काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे उठ के आए, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इंदिरा गांधी जी। दूसरे इंपॉर्टेंट केस है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है राजनारायण जी। तीसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं यहाँ पे जगमोहन लोक सिन्हा, जगमोहन लाल सिन्हा। चौथे कैरेक्टर हैं शांति भूषण जी। ठीक है, ये चार कैरेक्टर के मैंने आपको नाम लिए, और चंद्रचूड़ जी भी, जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे। देखिए, शुरुआत होती है 1971 के जनरल इलेक्शन से। रायबरेली की जो सीट थी वो इंदिरा गांधी जी की सीट थी, मतलब सीट जो है वो फिरोज गांधी की थी, लेकिन बाद में उसको फिरोज गांधी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी जी ने उसको लड़ने का ठाना। 1971 की बात कर रहे हैं। 1971 में जब आप बात कर रहे हो या 1971 की जब आप बात करते हो तो आप ये समझना कि उस समय जो इंदिरा गांधी जी, जिनको अभी तक गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था, पूरी कांग्रेस इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया बोलती थी। लेकिन 1971 के बाद जो कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी की पोजीशन थी, जो पद था, वो बहुत ज्यादा ऊंचा उठ गया था। उसमें दो मेजर इंपॉर्टेंट रोल थे। पहली चीज ये कि जो बांग्लादेश के अंदर या जो नया बांग्लादेश 1971 में बना, उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान की मदद की गई थी, और जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा नया एक राज्य, नया देश बन गया बांग्लादेश, उसमें इंदिरा गांधी जी की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ, उनके घर में घुस के जो आर्मी ने उनके पूरे घर की जो हत्या की, उसकी वजह से भी चीजें जो है वो खराब होती हैं और इंदिरा गांधी जी के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन अभी सिर्फ उनकी तारीफें हम यहाँ पे देखते हैं। तो 1971 में इंदिरा गांधी जी का कद बहुत बड़ा था, लेकिन हुआ क्या कि जनरल इलेक्शन में जब रायबरेली से इंदिरा गांधी जी ने इलेक्शन को लड़ा, तो उनके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपोनेंट थे जिनका नाम था राजनारायण। ठीक है, रायबरेली आज उत्तर प्रदेश में है और वो कांग्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है। ठीक है, मतलब ये कहा जाता है कि कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर उस सीट से लड़ेगा तो वो जीतेगा ही जीतेगा, वो उनकी हेरिडिटरी सीट है। ठीक है, राजनारायण जी भी लड़ रहे हैं वहां से, और राजनारायण जी को इलेक्शन के रिजल्ट के आने से पहले ये उन्होंने मान लिया था कि वही जीतेंगे। उन्होंने रंग गुलाल खेलना शुरू कर दिया था, मिठाइयां बंटवाना शुरू कर दी थी इलेक्शन के रिजल्ट के आने से पहले कि वही जीतेंगे। लेकिन हो गया बहुत ज्यादा उल्टा। राजनारायण जी जो हैं वो मतलब एकदम शॉक्ड कि 1 लाख से ज्यादा वोटों से राजनारायण जी जो हैं वो हार जाते हैं, या इंदिरा गांधी जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत जाती हैं। ये तो बहुत ही अजीब हो गया। जो व्यक्ति कुछ देर पहले तक अपनी जीत का जश्न मना रहा हो और उसके बाद वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार जाए, तो क्या ही स्थिति, परिस्थिति या मनोस्थिति होगी, इसको आप समझना। दूसरी चीज ये कि लड्डू तो यहाँ पे बर्बाद गए ही, जो खिलाए गए या लोगों को दिए गए, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही मेजर
जी के पास इस पूरे इलेक्शन के प्रोसीजर से लेके बहुत अहम सुराग हाथ लग गए हैं जो कि इंदिरा गांधी के सीधा खिलाफ है। इसीलिए हर लेवल पे आके जस्टिस जगमोहन सिन्हा जी को खरीदने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि जो आप किसी को ऐसा दाम दो या किसी को ऐसी चीज सामने रखो कि वो किसी तरीके से भी डिनाई ना कर सके, मतलब किसी को खरीदो तो उसके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखो कि वो उस प्रस्ताव को कभी भी ठुकरा ना सके। लेकिन जगमोहन लाल सिन्हा जी ने मिसाल कायम की और कांग्रेस की लाख कोशिशों के बाद भी जगमोहन सिन्हा जी हटे नहीं, हिले नहीं और 12 जून 1975 को ये वर्डिक्ट उन्होंने दिया कि जो इंदिरा गांधी जी ने ये केस, ये पूरा जो ये वोट इलेक्शन जीता है, ये पूरा नलिफाइड है, उन्होंने गलत प्रैक्टिसेस करके ये जीता था। कोर्ट ने इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और इंदिरा गांधी जी को रोका कि वो अगले 6 साल तक, 6 इयर्स तक वो अब इलेक्शन पार्लियामेंट के नहीं लड़ पाएंगी। ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए मिलने वाला किसी भी हाई कोर्ट से सबसे बड़ा और शॉकिंग झटका था। लेकिन जैसे कि राजनारायण, इनको जगमोहन सिन्हा जी को पता था, बाकी लोगों को भी पता था कि अब इंदिरा गांधी जी जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। यही हुआ भी। 12 जून 1975 को इसका वर्डिक्ट आता है। 18 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी उसको चैलेंज करती हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके। लेकिन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जून में चल रही थी वेकेशन, इसीलिए वेकेशन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी सिचुएशन के ऊपर लगा दिया स्टेट। हालांकि उन्होंने ये कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है वो इनवैलिड है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कृष्णा अय्यर, उन्होंने कहा कि ये जो इलाहाबाद ने जस्टिस पूरा जो ग्रांट किया है, इलाहाबाद ने जो वर्डिक्ट दी है वो यहाँ पे थोड़ी सी अपने को विदहेल्ड रखनी पड़ेगी और कंडीशनल स्टे ये लगा दिया कि जो इंदिरा गांधी जी हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो रहेंगी लेकिन उनका वोटिंग पे किसी भी तरीके से या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर वोटिंग पे कोई राइट नहीं होगा। अगेन सुप्रीम कोर्ट से 18 जून को लगने वाला ये झटका इंदिरा गांधी जी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता है, जिसके बाद 18 जून के बाद 25 जून को, जो कि आप सब समझ रहे होंगे, आप सब जानते होंगे, 18 जून के बाद 25 जून 1975 की रात 12 बजे 12 PM पे भारत देश के अंदर घोषित कर दी जाती है इमरजेंसी। उससे पहले एक पॉइंट और भी समझना कि जो इसमें राजनारायण जी हैं, राजनारायण जी का किरदार भारतीय पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत ही रंगीन मिजाज माना जाता है। एक चीज और याद रखना कि जो ये राजनारायण जी थे उनके गुरु थे लोहिया जी, ठीक है। लोहिया जी भारत के इतिहास में काफी इंपॉर्टेंट पिलर इनको माना जाता है। आंदोलन करने में काफी बहुत जेपी नारायण और लोहिया जी, ये लोग आंदोलन किया करते थे लार्ज स्केल पे। और 25 को भी लोहिया का बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाला था, उसी को रोका गया। और जब इंदिरा गांधी जी को ये लगा 25 जून की ये रात, जिस दिन बहुत सारी चीजें इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट हो रही हैं, उनका एक बहुत खास व्यक्ति की मौत भी हो गई थी हॉस्पिटल के अंदर, उनके फेवर में कुछ भी नहीं जा रहा है, सब कुछ उनके अगेंस्ट में जा रहा है। तो 25 जून 1975 की रात को फखरुद्दीन अली अहमद तब के प्रेसिडेंट के साथ मिलके इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी, यानी कि पॉलिटिकल इमरजेंसी इसे कह सकते हैं, इसको आपातकाल स्थिति कह सकते हैं, जो कि नेशनल इमरजेंसी है। 1952 का जो ये पूरा ये जो 75 की जून की ये टाइम थी, ये काउंट किया जाता है भारत के इतिहास की इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी पहली बार लग रही है, 50 के अंदर आता है आपका ये आर्टिकल। अब इसके बाद ये चलता रहा और एक कमाल की बात ये देखिए कि ये इमरजेंसी लग चुकी है, लेकिन 10 अगस्त 1975, आई रिपीट 10 अगस्त 1975 को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होता है ना, पार्लियामेंट बुलाई जाती है इमरजेंसी के दौरान।
और इस पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अंदर भारत देश में लगी हुई है इमरजेंसी और इंदिरा गांधी जी पास कर रही हैं 39th अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 329 ए को भारत के संविधान में शामिल किया जाता है और ये आर्टिकल ये कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी इलेक्शन में भाग ले रहा है या प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है या स्पीकर के जो इलेक्शन है उसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। जुडिशरी इंटरवीन नहीं कर सकती है प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर के इलेक्शंस में। नो जुडिशियल रिव्यू, ये वर्ड आप कभी कभार जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, नो जुडिशियल रिव्यू, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन में जुडिशरी का कोई हाथ नहीं होगा। और इसके लिए ऐड किया गया आर्टिकल नंबर 329 का ए, राइट। अब इस अमेंडमेंट 39th अमेंडमेंट याद रखिए, क्वेश्चन में आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चैलेंज्ड अमेंडमेंट कौन सा था, तो ये फर्स्ट केस जो है यहाँ पे 39th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, राइट। मेरे ख्याल ये कोर है इसका। जो इलाहाबाद ने वर्डिक्ट दिया था वो इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके ये बोला, इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर ये खड़े होके बोला कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो वर्डिक्ट दिया गया है वो नल एंड वॉइड है, वो हम नहीं मानते हैं, या उनके द्वारा दिया गया ये वर्डिक्ट जो है वो गलत है। इलेक्शन फुल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर ही हुए थे, कोई मेलाफाइड या किसी भी तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं अपनाई गई थी और जुडिशरी रिव्यू के अंदर ये चीजें आती ही नहीं हैं। अब हमने इसको कर दिया बियॉन्ड जुडिशरी रिव्यू। ये होते के साथ ही जब अगस्त में पार्लियामेंट के अंदर ये हो गया तो फिर जाके जुडिशरी को ये समझ आया, सुप्रीम कोर्ट को ये समझ आया कि भाई साहब हमें बनाया क्यों गया है। हमारे अगर लॉ देखा जाए या पार्लियामेंट के प्रोसीजर या फिर आर्टिकल्स की बात किया जाए तो वहां पे क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी टाइम टू टाइम लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को लुक आफ्टर करेगी, यानी कि उनकी चीजों को देखेगी। इतने बड़े पैमाने पे अगर आपने 39th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया और आर्टिकल 329 ए ला दिया, यानी कि आप जज की, यानी कि आप जुडिशरी की सोवेरेनिटी, सेक्युलरिटी, जस्टिस ऑफ लॉ जो है उसको आप खत्म करने लग रहे हो। यहाँ पे जस्टिस मैथ्यू भी थे जिन्होंने ये कहा था कि जिस तरीके से ये चीजें लाई गई हैं वो तो आपका एक तरीके से ये कहा जाता है कि आप तो निरंकुश सरकार लगा रहे हो। यही वर्ड एग्जैक्टली जस्टिस मैथ्यू ने यूज किया था अपनी जो वर्डिक्ट दी थी, जिसको डेस्पोटिक वर्ड के नाम से जाना जाता है। डेस्पोटिक मतलब निरंकुश सरकार जो है ये हो गई है और ये निरंकुश सरकार जुडिशरी के ऊपर भी पूरी तरीके से कब्जा करना चाहती है। इसमें एक बात और भी कही गई थी कि जो ये आपने 39th अमेंडमेंट एक्ट ला दिया है या 329 ए ला दिया है, ये 1976 में ये बात हो रही है, ये सब कुछ 1975 में एक्चुअली कह सकते हैं कि हो रहा है, लेकिन 1973 के अंदर जो केशवानंद भारती केस था जिसमें ये कहा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, और इसकी वजह से पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहा है। आप संविधान के अंदर जो जुडिशरी की पावर है उनको आप नल एंड वॉइड कर रहे हो, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, कर ही नहीं सकते हो। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ जी जो है ना उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने एक्चुअली अपनी